नमस्कार, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने स्पीक अप इंडिया को शुरू किया है। कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी ऑनलाइन आंदोलन शुरू कर चुकी है, जिसमें कांग्रेस के सभी मंत्री, सांसद, विधायक, पदाधिकारी ऑनलाइन विरोध करेंगे। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बताया कि लॉकडाउन के कारण प्रवासी कामगारों और किसानों, असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए गंभीर संकट है। इस प्रदर्शन में जिला, ब्लॉक और मोर्चा संगठन के लोग शामिल होकर डिजिटल माध्यम से अपनी मांगें उठाएंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी का एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने स्पीक अप इंडिया आंदोलन शुरू किया है। कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी ऑनलाइन आंदोलन शुरू कर चुकी है, जिसमें कांग्रेस के सभी मंत्री, सांसद, विधायक, पदाधिकारी ऑनलाइन विरोध अपना दर्ज करवाएंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने प्रवासी मजदूरों को लेकर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार की केवल घोषणाएं हो रही हैं कि हम जो प्रवासी मजदूर आएंगे उनको रोजगार देंगे। अरे जो रोजगार में थे उनको तो भुगतान कर दो, उनको तो भुगतान हो नहीं रहा है। इनको कहाँ से रोजगार देंगे? और 100 आदमी की लिस्ट की तो जारी करेंगे, इनको रोजगार दे दिया। प्रवासी मजदूर तो 1 महीने से आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, बगैर चप्पल के आ रहे हैं, ट्रक में आ रहे हैं। आपने लाठीचार्ज भी कर दिया उनके खिलाफ, उनको शौचालय में क्वारंटाइन कर दिया जहां बिजली पानी नहीं था। ये सब हो गया है। एक आध लिस्ट जारी करें। और दूसरा, जो वित्त बजट के मामले में इनकी चर्चा हो रही है, मैं कहना चाहता हूं कि उसमें बजट में इन सब चीज़ों पर जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि 7,500 रुपये महीना महिलाओं के अकाउंट में डालो, जिससे इनका रोज़मर्रा का काम चलेगा। राशन दे दिया, आटा तो रोटी बन जाएगी, दूध का क्या होगा, बाकी शक्कर का क्या होगा, बाकी चीज़ों का क्या होगा। ये सब चीज़ें हो नहीं रही हैं। और मैं समझता हूँ कि 31 तारीख को अगर इनने कोई और रिलैक्सेशन भी दिए, लेकिन इमीडिएटली जो मजदूर काम कर रहे थे इनको काम नहीं मिलने वाला है। इसलिए इनकी सहायता लगातार कई महीनों तक करना पड़ेगी, जो राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला और कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, सारे विकास कार्य ठप पड़े हैं। साथ ही धर्मलाल कौशिक ने और भी कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, लगभग विकास कार्य ठप हो चुके हैं। और जिस प्रकार से भी आदेश में ये दर्शाया गया है, मुझे लगता है कि आने वाले साल भर में कोई काम यहाँ पर छत्तीसगढ़ में दिखने वाला नहीं है। इसी के साथ ही साथ जहाँ पर जो स्कूलों में पद रिक्त है, विभागों में रिक्त है, जहाँ नियुक्तियाँ होनी है, काफ़ी समय से बंद है। और मुझे लगता है कि इस बार विद्यार्थियों को बिना शिक्षक के ही स्कूल में पढ़ाई करनी पड़ेगी। कांग्रेस के बड़े ओहदेदार नेता कुछ दिन पूर्व बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम छत्तीसगढ़ में, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक है, हम किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, हम किसी प्रकार का कटौती नहीं करेंगे। लेकिन 1 महीना भी नहीं हुआ है और उनके कथनी और करने जनता के सामने आ गई है। वास्तविक में सबसे बड़ी समस्या जो छत्तीसगढ़ में है वो इनकी विश्वसनीयता की है कि बात अलग करते हैं और कहते अलग। मध्य प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस बैंकों को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने 0% ब्याज पर ऋण देना बंद कर दिया था, जिसे हमारी सरकार ने फिर से शुरू किया। तो मध्य प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस बैंकों को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने 0% ब्याज पर ऋण देना बंद कर दिया था, जिसे हमारी सरकार ने फिर से शुरू किया है।
एक भ्रम फैलाने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की जा रही थी कि बैंक सहकारिता के हैं वो कोई पैसा काट रहे हैं। अरे भाई, ये सरकार वो सरकार है जो आपको तत्काल 0% ब्याज पे पैसा दे रही है। इस कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिया था 0% ब्याज। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर चालू कर दी है। इसलिए बैंक ले न ले, आपको पैसा मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। राज्य सरकार ने 14 डिप्टी कलेक्टर्स का तबादला कर दिया। सभी को मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। 2 दिन पहले ही 23 जिले के कलेक्टर भी बदले गए थे। हाल ही में विवादों में रही रुचि शर्मा को जशपुर जिले का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। वहीं रायपुर डिप्टी कलेक्टर अर्चना पांडे को गरियाबंद भेज दिया गया है। तो एक बार फिर बड़ा फेरबदल यहां पर देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। राज्य सरकार ने 14 डिप्टी कलेक्टर्स का तबादला कर दिया। सभी को मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। 2 दिन पहले ही 23 जिले के कलेक्टर भी बदले गए थे। हाल ही में विवादों में रही रुचि शर्मा को जशपुर जिले का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। वहीं रायपुर डिप्टी कलेक्टर अर्चना पांडे को गरियाबंद भेज दिया गया है। चंबल डीआईजी राजेश हिंकरन ने अवैध वसूली और रेत के अवैध कारोबार में संलिप्तता के आरोप में श्योपुर जिले में पदस्थ हवलदार मुकेश राजावत, आरक्षक ड्राइवर आशीष शर्मा को निलंबित किया है। इन दोनों पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के बाद लाहार विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने एसपी नगेंद्र सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूर्व मंत्री पूरे मामले में एसपी की जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग कर रहे हैं और इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री को उन्होंने पत्र भी लिखा है। तो मध्य प्रदेश के भिंड में रेत के अवैध कारोबार पर नकेल कसने के लिए डीआईजी राजेश फिर भिंड आए और साथ ही उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। श्योपुर जिले में पदस्थ हवलदार मुकेश राजावत, आरक्षक ड्राइवर आशीष शर्मा को उन्होंने निलंबित कर दिया। इन दोनों पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई के बाद लाहार विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने अब एसपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। भिंड पुलिस अधीक्षक नागेंद्र सिंह जी द्वारा एक नया तरीका ईजाद किया। अपने मातहत हवलदार और आरक्षक से थाना प्रभारियों पर दबाव डालकर अवैध वसूली और पदस्थापना करने तथा इसके अलावा अवैध उत्खनन में वसूली करने की शिकायतें कई महीनों से मिल रही हैं। लॉकडाउन में करीब 80% थाना प्रभारियों को स्थानांतरित किए थे। चंबल डीआईजी ने इस बात का शिकायत पर जांच के बाद दोषी पाए जाने प्रथम दर्जा दोषी पाए जाने पर सिपाहियों को हवलदार को निलंबित किया है। अब जब पुलिस अधीक्षक जैसे वरिष्ठ पद पर बैठा हुआ व्यक्ति और अधिकारी इस प्रकार के कृत्य करेगा तो मध्य भिंड जिले में फिर आम जनता सुरक्षित नहीं रहेगी। इसलिए मैंने शिवराज सिंह जी को भिंड जिले के पुलिस अधीक्षक नागेंद्र सिंह द्वारा किए गए कदाचरण की तथा अवैध उत्खनन और थाना प्रभारियों से अवैध वसूली रोकने के लिए पत्र लिखा है। उचित सी जांच की मांग की है और अगर इस बार नहीं हो इस मामले को हम विधानसभा में भारी ताकत के साथ उठाएंगे ताकि वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए अधिकारी लोक सेवक बनकर अपना काम करें, न कि डकैत बनकर लूटने का काम करें। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के कोविड-19 अस्पताल में एक 4 महीने के मासूम की दुखद मौत का मामला सामने आया है। दरअसल डोंडी लोहारा ब्लॉक के ग्राम भरकदाकला गांव के क्वारंटीन सेंटर में बच्चे की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे उपचार के लिए कोविड अस्पताल बालोद में भर्ती कराया गया था, जहां आज सुबह ही मासूम की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक बच्चे और उसके परिवार का 25 मई को कोरोना सैंपल लिया गया, जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। वहीं परिवार वालों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। तो जो ये मामला है वो छत्तीसगढ़ के बालोद जिले का है, जहां कोविड-19 अस्पताल में एक 4 महीने के मासूम की दुखद मौत हो गई है। डोंडी लोहारा ब्लॉक के गांव भरदकाला में क्वारंटीन सेंटर में बच्चे की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे उपचार के लिए कोविड अस्पताल बालोद में भर्ती किया गया था। आज सुबह ही यहां मासूम की मौत हो गई है। 14 तारीख को गांव वापस आए थे तो वो जो है क्वारंटाइन सेंटर में थे। उसका लगभग आज के डेट में उसका 14 दिन कंप्लीट हो जा रहा था। ठीक है, तो वहाँ थे तो ठीक थे। 2 दिन पहले बच्चे का थोड़ा से स्वास्थ्य थोड़ा से
ठीक नहीं रहा, तो वहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर के माध्यम से जो है उसका जो है इलाज चल रहा था, तो 2 दिन तक देख रेख किए वहाँ के, फिर थोड़ा से बढ़ गए तो वो जो उनको यहाँ रिफ़र कर दिया गया। तो यहाँ रिफ़र किया गया, यहाँ लाया गया हॉस्पिटल में। तो स्टार्टिंग में ही इन लोग एडमिट करने के लिए आनाकानी कर रहे थे, तो पता नहीं इन लोग की आपसी क्या बात हुई, तो वो एडमिट किए। और एडमिट करने के बाद जो है लगभग ये कल के डेट में जो है 11 साढ़े 11 बजे के आसपास जो है इसको यहाँ पे एडमिट किया गया। तो जैसे ही इसको एडमिट किया गया तो स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा चेकअप किए हैं, उसके बाद जैसे ही अंदर गए हैं कल 11 बजे से लेकर के अब तक के सुबह 6 बजे तक के उसको एक भी डॉक्टर वहाँ चेक करने के लिए अंदर नहीं गए थे। जब लाए थे तो बच्चा स्वस्थ था। आज सुबह उसकी हालत नाजुक हुई। जब फ़ोन के माध्यम से मैं अपने भाई से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि आसपास नीचे कोई नहीं है, गार्ड पुलिस वाले या वगैरह जो भी यहाँ रहते स्टाफ कोई नहीं था। तो आवाज़ देते हुए वो नीचे तक क्या है पता करने के लिए डॉक्टर है कि नहीं, तो नहीं थे। तो फिर जो है बच्चा जो है एक्सपायर। डोंडी लोहरा ब्लॉक के ग्राम टटिंगा के एक बच्चे और उसकी मां को जो महाराष्ट्र से श्रमिक के रूप में आए थे यहाँ, उनको क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था गांव के। बच्चे की तबीयत 3-4 दिन पहले कुछ ख़राब हुई थी, तो वहाँ उसका मेडिकल परीक्षण किया गया था क्वारंटीन सेंटर में। और ज़्यादा तबीयत ख़राब होने पर कल उसको यहाँ जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया था, जिसकी इलाज के दौरान आज उसकी सुबह डेथ हो गई है। इसको लेकर परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने की शिकायत की है, ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन की जांच कराई जाएगी। और यदि लगता है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसमें कोई लापरवाही हुई है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। खबरों में फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। % अपनी जमीन के अंदर धान की खेती नहीं करेगा, उसको कोई सब्सिडी हरियाणा सरकार से नहीं मिलेगी। और यही नहीं, हरियाणा सरकार उसकी धान की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदेगी। खट्टर साहब, आप और आपके मंत्री किसका बेवकूफ बना रहे हैं? माफ कीजिए, या तो आप राजनीतिक बेईमानी से ये भ्रम करने वाला बयान दे रहे हैं, और अगर आपको एडवाइजरी और आदेश का अंतर मालूम नहीं तो शायद आपको राजगद्दी पर बैठने का अधिकार भी नहीं। धन्यवाद। सर, हितेंद्र राव जी हैं, हिंदुस्तान टाइम्स से सर। नमस्कार हितेंद्र जी। जी हितेंद्र राव जी। हेलो। हाँ जी, प्लीज। हितेंद्र जी, जी. Both of us can, Prashant ji, can you shift the focus to Shailja ji, please? मैं एक गाइडलाइंस पढ़ रहा था क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के रिगार्डिंग, जिसमें ये लिखा है कि स्वेच्छा अनुसार धान के क्षेत्र में विविधीकरण करने के लिए किसान को प्रेरित किया जाएगा और सलाह दी जाएगी। इस तरह की इसमें वर्ड्स यूज की गए हैं। तो इसको जो आप जो है क्या समझते हैं कि ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए बाद में इस तरह की एक सॉफ्टली वर्डेड गाइडलाइंस इशू की गई हैं? डैमेज तो इन्होंने कर दिया, डैमेज कर चुके हैं। ये पहले, जैसा कि रणदीप जी ने बार बार कहा है, दिखाया है कि पहले तो इन्होंने ऑर्डर निकाला है और वो ऑर्डर की कॉपी हमने आपको दिखाई। हमने 9 तारीख को जब ये निकाला था, हमने अगले दिन आपको ये सारी कॉपीज उस वक्त भी दिखाई थी, अभी भी दिखाई है। और अब ये कह रहे हैं एडवाइजरी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑर्डर निकाला, कृषि विभाग ने ऑर्डर निकाला, अब माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ये तो एडवाइजरी थी और स्वेच्छा से होगा। तो ये स्वेच्छा से होगा तो सारा ऑर्डर करिए ना। आप ये कह दीजिए कि वो पिछला ऑर्डर था वो सारा निरस्त करते हैं, और आपको करना चाहिए और आपको करना पड़ेगा। ये आप कैसे कर रहे हैं कि पंचायती जमीन पर कुछ करेंगे, दूसरा कह दिया स्वेच्छा से होगा। तो ये भेदभाव किस प्रकार का हो रहा है हरियाणा के किसान के साथ? जो पंचायती जमीन, जैसा हमने पहले कहा, पंचायती जमीन कौन लेता है? छोटा मार्जिनल फार्मर, गरीब आदमी, वो लेता है इसको पट्टे पर।
और पट्टे वाले पर तो आप अभी प्रतिबंध लगा रहे हैं, जो कि अभी रणदीप जी ने कहा कि इलीगल मामला है पंचायती राज के तहत, आप उस पर फैसला कैसे ले सकते हैं? उसको आप कह रहे हैं कि नहीं यहाँ तो लागू करेंगे हम वही ऑर्डर 9 तारीख वाला, बाकी को कह रहे हैं कि ये तो एडवाइजरी थी। तो ये कहाँ मुंह छिपाएंगे? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के कटघोरा में प्रदेश की भूपेश सरकार की ओर से किसानों से किए गए वादे को पूरा करते हुए बीते 21 मई को राज्य भर में स्वर्गीय राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना की शुरुआत की थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना को मील का पत्थर बताते हुए कहा था कि उनकी सरकार अपने पूरी रफ्तार से चुनाव पूरे घोषणा पत्र में किए वादों को पूरा करने में लगातार जुटी हुई है। पूर्व में किसानों की जमीन का हस्तांतरण, कर्ज और बिजली बिल हाफ करने का वादा पूरा किया गया था, तो वहीं अब इस न्याय योजना के माध्यम से किसानों को उनकी फसल की अधिकतम खरीद राशि उन्हें मुहैया कराई जा रही है। इसी को लेकर जिले के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रेस वार्ता की गई, जिसमें बीजेपी की ओर से योजना के संबंध में उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए करारा प्रहार भी किया गया। मई को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो किसानों को राहत दी गई है, वो बहुत ही किसानों के लिए एक जीवनदायिनी, एक तिनके का सहारा है। अभी जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन के कारण से किसान मजदूर जो जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है और उनको यदि 10,000 प्रति एकड़ के अनुसार से राहत दी जा रही है, उसके अलावा जो बोनस की राशि तो यही जा रहा है, तो बहुत ही किसानों के लिए एक जोश भरा और उत्साहवर्धक कदम है। और मैं राज्य सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा। मैंने प्रभारी मंत्री से अभी ऋषि कार्यक्रम हुआ था अभी कुछ दिन पहले, मैंने बोला था कि किसानों को जो 10,000 प्रति एकड़ 4 किस्त की जगह पे एक मुश्त राशि दी जाए, ताकि किसान जो है अपनी जो फर्दर जो प्लानिंग है अपने खेत के उन्नयन के लिए, वो एक प्लानिंग करके और अधिक कारगर सिद्ध हो सकती है। सरकार जो हमारी कांग्रेस की प्रदेश में बनी है, माननीय श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 21 तारीख को जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की शहादत दिवस के अवसर पर 21 तारीख को न्याय योजना के रूप में लागू की गई है, उसी के संबंध में आज ये पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। किस तरह से किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा और खासकर तब जब कोरोना जैसे भीषण संकट से हम गुजर रहे हैं, कितना अच्छा रहेगा किसानों के लिए पूरी योजना? इस पर ये तो आप लोग भी देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कितना गंभीरता से इन चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। कोरोना भीषण काल में पूरे देश के अंदर क्या पूरे विश्व में महामारी रूप में फैला हुआ है। हमारे देश के अंदर में बहुत तेज़ी की संख्या में तेज़ी के साथ में संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी उस अनुपात में हमारे प्रदेश में कोरोना अभी तक कंट्रोल था। अभी कुछ प्रवासी मजदूर आए थे जो निश्चित तौर पर संख्या कुछ बढ़ी है, उसको भी वो देख रहे हैं। उस व्यवस्था के बीच में फिर किसानों के हित में जो कार्य वो कर रहे हैं, निसंदेह बहुत ही प्रशंसनीय। मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जुबानी वार करते हुए उन्हें कुछ सुझाव दिए हैं। पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी की ओर से दिए गए सुझावों पर प्रधानमंत्री जल्द से जल्द अमल करें और देश की अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश करें। पटवारी ने मजदूरों के खातों में सरकार से तत्काल 10-10 हजार रुपए डालने की मांग की है। पूर्व मंत्री पटवारी ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि जिस प्रकार से देश में हालात बने हुए हैं, मजदूरों को पलायन कर अपने घरों की ओर जाना पड़ा। 2 महीने से सबके काम धंधे बंद हैं। देश की अर्थव्यवस्था में भी जितनी जल्दी हो नकदी डालने का प्रयास करना चाहिए, जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी आए। आपसे राहुल गांधी एक्सपर्ट पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन कई बार अनुरोध कर चुके हैं कि मजदूरों के खाते में तत्काल 10,000 रुपए डालने चाहिए, जिससे वे लॉकडाउन का पालन करते हुए इस महामारी से लड़ने में सहयोग करें। इसके अलावा 7,500 न्याय योजना के तहत इनके खाते में सीधे डालना चाहिए।
आदरणीय मोदी जी, जिस तरीके के देश के हालात बने हैं, जो मजदूरों को पलायन करके अपने घरों में जाना पड़ा, 2-2 महीने से सबके काम धंधे बंद हैं और देश की अर्थव्यवस्था में भी जितनी जल्दी हो नगद डालने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था बूस्ट हो। आपसे अनुरोध है कि राहुल जी हर बार अनुरोध कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स अनुरोध कर रहे हैं, रघुराम राजन पूर्व गवर्नर इस बात का अनुरोध देश से कर चुके हैं कि मजदूरों को 10,000 रुपये तत्काल उनके खाते में डालना चाहिए, जिनसे कि वो लॉकडाउन का पालन करते उस महामारी में लड़ने में सहयोग कर सकें, और 7,500 रुपया महीना डायरेक्ट न्याय योजना के जो एक कंसेप्ट था उसके अनुसार इनके खाते में डलना चाहिए, जिससे कि मजदूर को लगे कि मेरी सरकार है और देश की सरकार सबसे गरीब की सरकार होती है। आपसे अनुरोध है, इसको राजनीतिक पुट से न लें। देश की अर्थव्यवस्था आज नेशनलिज्म के नाम पे सुधारना और उनकी गरीबों की सेवा करना, जरूरतमंदों की सेवा करना हमारी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि भूपेश सरकार की वित्तीय स्थिति बुरी तरह से चरमरा गई है। हालात ये है कि सरकार के पास वेतन देने तक लाले पड़े हैं। उन्होंने कहा कि बजट में 30% कटौती किया जाना तात्कालिक उपाय हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि आने वाले समय में वित्तीय संकट को लेकर सरकार के पास क्या योजना है। डॉक्टर रमन सिंह ने कोरोना आपदा के बीच सरकार की वित्तीय हालत की समीक्षा किए जाने के बाद यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कर्ज की सीमा 5% बढ़ाने के बाद भी हालात नहीं बुरे हैं। ऐसे वक्त में सरकार को चाहिए कि कोई ठोस योजना तैयार करे। मैं इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही मानूंगा कि पिछली सरकार के दौरान हुए मेंटेनेंस कर लें। नए निर्माण कार्य, नए विकास काम की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। व्यवहारिक तो मैं तो ये कहूँगा कि सरकार की वित्तीय स्थिति पूरी तरीके से चरमरा गई है और कर्ज की सीमा भी 5% बढ़ाने के बाद भी इनकी स्थिति, तनख्वाह देने की स्थिति नहीं बचने वाली है। आज जो स्थिति दिख रही है मुझे, 30% कटौती कर दें, 40% कटौती कर दें, एक अलग विषय है, तात्कालिक इसके उपाय हैं, मगर जो आने वाले समय में जो वित्तीय संकट आने वाला है उसको लेकर मैं तो ये कह सकता हूँ इस सरकार की 5 साल की सिर्फ एक ही उपलब्धि होगी, नए निर्माण कार्य, नए विकास काम, नए काम तो कुछ होंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ पुराने 15 साल के काम के मेंटेनेंस और रिपेयर यदि 5 साल कर लेते हैं, 2 साल में तो कुछ नहीं किया, 5 साल मेंटेनेंस और रिपेयर ही कर लेते हैं तो ये सरकार की बड़ी उपलब्धि होगी। मैं इतना ही कह सकता हूँ और इसको रिजल्ट आप देखेंगे, आप भी सामने हैं, मैं भी सामने हूँ। मध्य प्रदेश के भिंड में रेत के अवैध कारोबार पर नकेल कसने के लिए बुधवार को चंबल डीआईजी राजेश फिर भिंड आए। उन्होंने अचानक मुसावली गोरम और परायज खदान पर छापा मारा। इन खदानों पर 6 से ज्यादा जगह बड़ी मात्रा में रेत डंप था। कुल 19,000 घन मीटर रेत डंप मिला, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य करीब 60 लाख रुपए है। इस रेत को जब्त कर लिया गया है। डंप रेत की डीआईजी ने वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई है, साथ ही खुद भी मोबाइल से वीडियो बनाए। कार्रवाई के दौरान डीआईजी को रेत के अवैध कारोबार में स्थानीय थाना पुलिस की संलिप्तता के सबूत भी मिले हैं, जिससे एक बार फिर भिंड एसपी नागेंद्र सिंह की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। छापामार कार्रवाई के बाद रात में डीआईजी ने भारोली थाना प्रभारी यतेंद्र भदौरिया, लाहौर टीआई विजय तोमर और भारोली थाने में पदस्थ आरक्षक चालक शिव उर्फ शिवा को निलंबित कर दिया। भारोली में, गोरम में, मसावली में और जगह पे भी कार्रवाई, मेरे साथ माइनिंग अफसर भी हैं और देख रहे हैं पूरी रेत जो है वो ताज़ी रेत है और डंप की हुई है। विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं। अभी आपको कितना रेत मिला? हम ये देख रहे हैं कि इसमें पुलिस का क्या रोल है, वो भी हम चेक कर रहे हैं। कितना रेत अभी तक आपने जो निरीक्षण किया उसमें जो जब काफ़ी मात्रा में है। कितना लगभग हो सकता है? नहीं, अब वो तो काउंट माइनिंग वाले ही बता पाएंगे। अभी 15 दिन पूर्व भी आपने इस तरह की छापामार कार्रवाई की थी, जिसमें कई टीआईयों को लाइन भेजा गया था कार्रवाई में। इस तरह की कार्रवाई निरंतर चल रही है, उसके बाद भी मेरा एक छोटा सा ये है कि ये माइनिंग विभाग का काम है, माइनिंग विभाग करेगी, पुलिस का काम पुलिस करेगी। जैसा कि सर कल आपने 2 सिपाहियों को सस्पेंड किया, उसमें से एक सिपाही ने अपना ऑफिस ही बना रखा था भारोली में, ये उसकी भी जांच चल रही है। तो क्या मामला क्या था सर, जो आपने जो सिपाहियों को सस्पेंड किया था, क्या वजह थी उसकी? उसमें कहानी क्या थी सर? उसमें कुछ काफ़ी गंभीर शिकायतें मिली थी, इसलिए उसको निलंबित किया है, उसकी जांच चल रही है।
मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना संकट का असर शहर की दोनों जेलों पर भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में सांसद शंकर लालवानी ने आजाद नगर स्थित जिला जेल का दौरा किया। उन्होंने कैदियों, प्रहरियों और अधिकारियों से मुलाकात की और जेल की व्यवस्थाएं देखी। जेल प्रशासन ने सांसद को जानकारी देते हुए बताया कि जेल में कुल करीब 900 कैदी हैं, जिसमें से 86 महिलाएं और 9 बच्चे भी शामिल हैं। लालवानी ने ड्यूटी निभा रहे प्रहरियों को किट, मास्क, सैनिटाइजर भेंट किए। साथ ही 3 थर्मल स्कैनर भी दिए गए हैं। इससे कैदी और कर्मचारियों के शरीर का तापमान पता किया जा सकेगा। दरअसल जिला जेल में 34 कैदी आइसोलेशन में हैं। यहां कोरोना का डर दिखाई दिया। लालवानी से अफसरों ने कहा कि जेल में मास्क बनाने का काम जारी है, जो कैदियों के अलावा पुलिस कर्मियों को भी दिए जाते हैं। वो जितनी भी हमारी कोरोना से संबंधित व्यवस्थाएं हैं, जो हमारी परेशानियां हैं, उन सभी चीज़ों को देखने के लिए और जो भी हमारी मदद हो सके वो करने के लिए यहाँ पर आए थे। जेल का उन्होंने भ्रमण किया, काफ़ी सारे कैदियों से चर्चा करी, उनकी परेशानी वगैरह को सुना, समझा और हमारी व्यवस्थाओं के विषय में जानकारी ली। और कुछ पीपी किट वगैरह दिए? बिल्कुल, उन्होंने यहाँ पर हम लोगों को पीपी किट, ग्लव्स और थर्मल गन और मास्क वगैरह वितरण किए हैं, जो कि हमारे लिए आगामी समय में बहुत हेल्प। देखिए, सामान्य तौर पे जेल का दौरा मैं करता रहता हूँ। पिछले 4 महीने पहले मैंने जेल का दौरा किया था और चूँकि ये हमारे मैनुअल में भी है, प्रोटोकॉल में भी है कि जेल में जो व्यवस्था है वो ठीक चल रहा है। क्योंकि अभी ये कोरोना का समय चल रहा है और कोरोना के समय में विशेष इसलिए था कि कुछ चर्चा जरूर चल रही थी। हमने बाहर सुनी थी कि भाई जेल में काफ़ी संख्या में लोग हैं, ऐसा नहीं हो कि उनके बराबर जांच हो रही कि नहीं हो रही, उस सब बातों को लेके आया था। तो कुल मिला के ऐसे 910 कैदी हैं आइसोलेशन वार्ड में यहाँ रखा गया है और ये आइसोलेशन वार्ड में जो रखा गया है उनकी बराबर समय समय पे जांच भी होती है। तो मुझे लगता है कि बाकी सब व्यवस्था ठीक है और आज हमने टोकन स्वरूप उनको गन भी दिए टेम्परेचर नापने के लिए और किट भी दिए, जो पीपी किट बोलते हैं, और मास्क भी दिए हैं। वैसे अंदर मैंने देखा कि अंदर मास्क भी बन रहे हैं और महिलाएं जो है वो जो उद्योग है उसमें मास्क बना रही हैं। मुझे लगता है कि ये इस माध्यम से महिलाएं भी कुछ अपना काम करती हैं और मास्क भी प्रोवाइड करती हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट में उप संचालक कृषि सीआर गौड़ ने बताया कि टिड्डी दल बालाघाट जिले की खैरलांजी तहसील के ग्राम चिचोली में प्रवेश कर गया है। महाराष्ट्र के तुमसर से यह बालाघाट आया है। टिड्डी दल को थाली बजाकर और सायरन के शोर से भगाने का प्रयास किया जा रहा है। टिड्डी दल महाराष्ट्र के भंडारा जिले की तुमसर तहसील में डेरा डाले हुए था। उसी दौरान जिले के किसानों से अपील की गई है कि टिड्डी दल के बालाघाट जिले में प्रवेश की संभावना को देखते हुए अपने खेत में लगी फसल की सुरक्षा के लिए खेत में ढोल, ड्रम और अन्य साधन से तेज ध्वनि और शोर करके कीटनाशक दवा का भी छिड़काव करें। अपने खेतों में लगी फसलों की सुरक्षा करें। अगर टिड्डी दल का प्रकोप होता है तो तत्काल इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन, कृषि विज्ञान केंद्र सहित किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग को दी जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ताया जी, सत श्री अकाल मास्टर जी।